हेलो दोस्तों। अब हम डिस्कस कर रहे हैं मोर कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग इन सी। लेटेस्ट सी बुक का फोर्थ चैप्टर है ये। इससे पहले हम 3 चैप्टर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और उनके सारी एक्सरसाइज मतलब उसके जितने भी क्वेश्चन थे उन सबको डिस्कशन कर चुके हैं। रियल के अंदर हमने उसी टाइम प्रोग्राम बनाकर उन प्रॉब्लम्स को सोल्व करा है। तो इस फोर्थ चैप्टर से पहले हमने सबसे पहले चैप्टर था गेटिंग स्टार्टेड विद सी। उसके अंदर हमने जाना कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, सी के बेसिक सिंटैक्स क्या होते हैं, प्रिंटअप क्या होता है, स्कैनअप क्या होता है, क्या इनपुट होता है, क्या आउटपुट होता है। सेकंड वाले के अंदर हमने जाना इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं, वही सीक्वेंशियल होते हैं, लूप वाले होते हैं, डिसीजन मेकिंग वाले होते हैं और ये सब। उसके बाद थर्ड चैप्टर के अंदर हमने स्टडी करा डिसीजन मेकिंग के जितने भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनको डीप स्टडी करा कि भाई डिसीजन मेकिंग के अंदर क्या काम में आता है। इफ एल्स होता है, स्विच केस होता है। स्विच केस के अंदर हमने अभी थर्ड चैप्टर में डिस्कशन नहीं करा, वो एक एडवांस चीज है, उसके बारे में आगे डिस्कशन करेंगे। टर्नरी ऑपरेटर का यूज करना, इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स लैडर, काफी सारी चीजें हमने स्टडी कर ली है। अब हम आते हैं कि मोर कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग। मोर कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग का मतलब है कि जैसे नॉर्मल अभी तक हमने थर्ड चैप्टर में डिस्कशन करा था कि इफ एल्स का यूज करते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, आपके सामने के लिए कंडीशन होती है कि मुझे भूख लगी है तो मैं खाना खाऊंगा, भूख नहीं लगी है तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। अब इसके साथ में जैसे मान लीजिए दूसरी कंडीशन आती है कि मुझे भूख लगी है और राइस बने तो मैं खाना खाऊंगा, अदरवाइज मैं नहीं खाऊंगा। अब इससे भी और कॉम्प्लेक्स हो सकती है कि मुझे भूख भी लगी है, मुझे राइस भी खाने हैं, मतलब राइस भी होना चाहिए और उसके साथ में मेरे को दाल मखनी चाहिए या फिर छोले चाहिए तो ही मैं खाऊंगा। तो मतलब एक साथ 3-4 कंडीशंस आ गई कि उनके बेस के ऊपर आपको डिसीजन लेना है। तो अब क्या करें, ऐसी कंडीशन को ही बोलते हैं मोर कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग। मतलब कि एक साथ 3-4 डिसीजन को हम 3-4 कंडीशंस को मैच करें और उनके बेस के ऊपर रिजल्ट निकालें। ऐसा नहीं है कि इस तरह की प्रॉब्लम जो आती है उनको हम इफ एल्स के थ्रू सोल्व नहीं कर सकते, नॉर्मल इफ एल्स के थ्रू करेंगे। इन सबको भी हम इफ एल्स के थ्रू ही, लेकिन नॉर्मल इफ एल्स के अंदर हम केवल एक कंडीशन की बात करते हैं कि एक कंडीशन का इवेल्युएशन होगा, एक एक्सप्रेशन है उसका कुछ रिजल्ट आएगा, उसके बेस के ऊपर हम इवेल्युएशन करेंगे। लेकिन अब इसके अंदर हम चेक करेंगे क्योंकि उसके अंदर हम केवल इफ एल्स का यूज करा था, रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज करा था, उसके अंदर किसी और ऑपरेटर का यूज नहीं करा। रिलेशनल ऑपरेटर क्या होते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, 6 5 से बड़ा है तो, 6 इससे बड़ा है तो, ये इससे छोटा है, ये ऐसा है, ऐसा है। तो उसके बेस के ऊपर हमने इफ एल्स का काम कर लिया। लेकिन अब जहाँ पे दो एक या एक से ज्यादा कंडीशन आ रही हैं तो उसके अंदर हमको कौन कौन से ऑपरेटर्स यूज में आते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स भी यूज में आएंगे, लॉजिकल ऑपरेटर्स भी यूज में आएंगे और इफ एल्स का जो अल्टरनेट होता है कंडीशनल ऑपरेटर, उनका भी यूज लेंगे। तो इन सब तीनों का यूज करके हम मोर कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग करेंगे इन सी के अंदर। ये हर लैंग्वेज के अंदर सेम ही प्रोसेस होता है, बट हम लेटेस्ट का डिस्कशन कर रहे हैं तो हमारा पूरा बेस अभी सी के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो रिलेशनल ऑपरेटर कितने तरह के हमारे पास में, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। सेकंड आता है लॉजिकल ऑपरेटर्स, नॉट इक्वल, और, एंड, और थर्ड आ गया कंडीशनल ऑपरेटर, उसका नाम है क्वेश्चन मार्क और कॉलन। तो इन सब के बारे में हम यूज करेंगे कि इनसे यूज करके कैसे क्या काम करते हैं, तो उनका यूज क्या होगा। अब क्या है, इफ द आउटकम ऑफ एन इफ एल्स लेटर इज ओनली वन ऑफ टू आंसर देन द लेटर शुड बी रिप्लेस आइदर विद एन एल्स इफ क्लॉज और बाय लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, कि एल्स इफ का भी यूज कर सकते हैं और लॉजिकल ऑपरेटर्स का भी यूज कर सकते हैं कि कहाँ पे एंड का यूज करना है, कहाँ पे और का यूज करना है, कहाँ पे नोट का यूज करना है। लॉजिकल ऑपरेटर्स की बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है प्रोग्रामिंग के अंदर, डिसीजन मेकिंग के अंदर। डबल एम्परसेंड और डबल ए जो वर्टिकल लाइन लगी हुई है इसको बोलते हैं और। ये दोनों होते हैं बाइनरी ऑपरेटर। बाइनरी ऑपरेटर मतलब कि दो ऑपरेंड होंगे उनके ऊपर ही अप्लाई होंगे, मतलब कि दो एक्सप्रेशन होंगे उनका इवेल्युएशन होता है और उनके बेस के ऊपर जो रिजल्ट आता है उन दोनों को कंपेयर करके इनका इवेल्युएशन होता है। जबकि नोट जो होता है वो यूनरी ऑपरेटर होता है। नोट क्या होता है, जो भी चीज आ रही है उसका जस्ट उल्टा कर देता है, ट्रू है तो फॉल्स है, फॉल्स है तो ट्रू, बस उसका इतना सा काम और कुछ नहीं। फिर क्या, इन सी एवरी टेस्ट एक्सप्रेशन इज इवेल्युएटेड इन टर्म्स ऑफ जीरो एंड नॉन जीरो वैल्यूज। इसका मतलब ये है कि सी लैंग्वेज के अंदर जब भी कोई एक्सप्रेशन होगा उसका इवेल्युएशन होगा कंडीशंस बेस के ऊपर, तो उसका रिजल्ट जो निकलेगा या तो जीरो होगा या नॉन जीरो होगा। मतलब कि 0 and 1, मोस्टली 0 and 1 की भाषा में बोलते हैं। जीरो जो होता है उसको बोलते हैं फॉल्स और नॉन जीरो वैल्यू जो होती है वो होती है ट्रू। और नॉन जीरो वैल्यू का मतलब होता है कि नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए। ये जीरो वैल्यूज कंसिडर्ड टू बी फॉल्स एंड नॉन जीरो वैल्यूज कंसिडर्ड टू बी ट्रू। ओके, अब आता है कंडीशनल ऑपरेटर्स कैन बी यूज्ड एज एन अल्टरनेटिव टू इफ एल्स स्टेटमेंट इफ देयर इज ए सिंगल स्टेटमेंट इन द ब्लॉक, इफ ब्लॉक एंड ए सिंगल स्टेटमेंट इन द एल्स ब्लॉक। देखिए, इफ
कोई कंडीशन आई, अगर वो ठीक है तो केवल सिंगल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है, और एल्स एक सिंगल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है। तो उस कंडीशन को हम जो 4-5 लाइन के अंदर कोड लिखेंगे उसको हम सिंगल लाइन के अंदर कर देंगे बाय द यूजिंग ऑफ टर्नरी ऑपरेटर या कंडीशनल ऑपरेटर। क्यों? क्योंकि उसके अंदर इसको क्या लिखा था, पहला क्वेश्चन मार्क से जो पहले होता है वो तो होती कंडीशन, कि अगर वो कंडीशन ट्रू है तो क्वेश्चन मार्क के जस्ट बाद वाला जो एक्सप्रेशन होगा वो इवैल्यूएट होगा, अदरवाइज कोलन के बाद वाला इवैल्यूएट होगा। ये सिंपल सी चीज है कंडीशनल ऑपरेटर के अंदर। असाइनमेंट स्टेटमेंट यूज्ड विद कंडीशनल ऑपरेटर मस्ट बी एनक्लोड विद इन ए पेयर ऑफ पैरेंथेसिस। देखिए असाइनमेंट ऑपरेटर का जब भी यूज करना है कंडीशनल ऑपरेटर के साथ में, तो उसके अंदर क्या करना है, छोटा ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट उसके बीच में ही उसको लिखना है। अदरवाइज तो क्या बोलेगा कि नॉर्मल असाइनमेंट है, और असाइनमेंट के लेफ्ट के अंदर एक ऑपरेंड हो सकता है और राइट के अंदर बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन इसके अंदर तो फिर 2 इक्वल हो जाएंगे, तो वो उसको नॉर्मल असाइनमेंट नहीं मान करके इक्वल वाला साइन मान लेगा। ओके, अब डिसीजन मेकिंग के अंदर हमने थर्ड चैप्टर के अंदर पढ़ा है कि जो ऑपरेटर्स होते हैं उनकी जो प्रायोरिटी होती है वो बहुत मैटर करती है। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर में यूज करा था कि मतलब ऑपरेटर्स की प्रायोरिटी क्या है, कि सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी होती है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलस ऑपरेटर की, उसके बाद में आती है प्लस माइनस की। इस तरीके से हमने चेक करा था कि डिसीजन मेकिंग के अंदर कौन एक सेंटेंस है उसके अंदर कौन सा एक्सप्रेशन के अंदर कौन सा ऑपरेटर सबसे पहले कैलकुलेट होगा, ये डिसाइड होता है ऑपरेटर की प्रायोरिटी से। तो अब कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग आ रही है तो इसके अंदर अर्थमेटिक ऑपरेटर्स भी हमारे सामने आ रहे हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स भी हमारे सामने आ रहे हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स भी हमारे सामने हैं। तो हमें अब सबकी प्रायोरिटी ध्यान में होनी चाहिए कि जब ये सारे ऑपरेटर्स किसी एक एक्सप्रेशन में आ रहे हैं तो सबसे पहले कौन सा इवेल्युएट होगा और कौन सा सबसे बाद में होगा। तो सबसे लॉजिकल नोट अगर कहीं पे मिल जाता है तो सबसे पहले वो इवेल्युएट होगा। उसके बाद में आता है मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलस ऑपरेटर, इनकी प्रायोरिटी सेकंड। प्लस एंड माइनस के थर्ड। रिलेशनल ऑपरेटर में लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इनकी प्रायोरिटी कौन सी, 4th नंबर पे। इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू है 5th नंबर पे। डबल एंड मतलब लॉजिकल एंड है 6th नंबर पे, लॉजिकल और है 7th नंबर पे, और जो असाइनमेंट है वो सबसे लास्ट प्रायोरिटी होती है। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंदर सबसे लीस्ट प्रायोरिटी किसकी थी, असाइनमेंट की। भाई असाइनमेंट तो सारा इवैल्यूएशन होने के बाद का प्रोसेस है, उससे पहले तो सब कुछ हो जाएगा, अब सारा रिजल्ट निकलने के बाद में असाइनमेंट के अंदर जाएगा। तो इन सब चीजों को हम यूज करेंगे कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग के अंदर, और आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम सोल्व करेंगे, करीबन 15-16, जिसके अंदर हम आइडेंटिफाई करेंगे सी लैंग्वेज के थ्रू इन्हीं ऑपरेटर्स का यूज करके हम कैसे डिसीजन मेकिंग को इम्प्लीमेंट करते हैं। थैंक यू।